बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी, तो आज हम एक और टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंट्री टेस्ट के हिसाब से, इसके कुछ बेसिक्स भी आपको बताएंगे और इसमें से जो चंद पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो भी आपको बताएंगे जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं फिनोल्स को टच करूँगा आज, क्योंकि फिनोल्स में हमारा एक आध पॉइंट रह गया था एंट्री टेस्ट के हिसाब से, तो वो मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाऊंगा। फिर हम ईथर्स की तरफ आएंगे कि ईथर्स जो हैं ये क्या हैं, ईथर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिनोल्स वैसे आप कर चुके हैं, मैं एक पूरा लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ इसके बारे में। फिनोल्स की अब थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि हम किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे कि फिनोल्स जो हैं वो किस तरह एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रखते हैं और ये किस तरह इंट्रोड्यूस, मतलब एसिडिक कैरेक्टर इनका कैसे कम होगा, किससे कम होगा, कैसे कम होगा और किससे ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा आपको टॉपिक करवाना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस जो है ये थोड़ा सा आपने समझना है। रेजोनेंस जो है ये आप पहले कर चुके हैं और इस रेजोनेंस में आम तौर पर एक और प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन, इनका आपस में थोड़ा सा लिंक है। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है, रेजोनेंस क्या है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि हम जनरली कुछ कंपाउंड्स ऐसे लेते हैं जिनको आप कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में काउंट करते हैं। सपोज़ ये एक आपने कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड को आपने नाम दे दिया, इस कंपाउंड को कहा जाएगा कॉन्जुगेटेड डायईन। ये यानी डायईन है। क्यों डायईन है? क्योंकि इसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये क्या है? दो डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बीच में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। यानी जहां पर आप देखें डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड सिस्टम है, तो उस मतलब कंपाउंड को आप कहते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ठीक है, डायईन दो डबल बॉन्ड थे। मैं इसको और तरीके से लिखता हूं, मैं इसको लिख देता हूं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड आपने कैसे पहचाना? आपने पहचाना कि पहले, यानी इसमें कॉन्जुगेटेड कंपाउंड को पहचानना बहुत आसान है। यानी अल्टरनेट क्या है? पाई बॉन्ड सिस्टम। जिस कंपाउंड में आप देखें कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिस्टम है, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ऐसे सिस्टम को आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये आप कह सकते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसको कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये असल में अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिस्टम रखता है, माना कॉन्टिन्यूअस ना हो। अब अगर यही सिस्टम कुछ इस तरह हो जाए कि इसमें आपको पाई बॉन्ड सिस्टम दोनों एक साथ मिल जाए और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने CH कर दिया, CH2 कर दिया। अब ये सिस्टम आप देखें, इस सिस्टम में हम इसमें देखते हैं पाई बॉन्ड्स जो हैं वो आम तौर पर क्या हैं? एक साथ मिल रहे हैं। तो इस सिस्टम को आपने क्या कह दिया? नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम कह दिया। क्या कह दिया? नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यानी जहां पाई बॉन्ड जो हैं वो क्या है? इन केस कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में हैं, तो ये
नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब आते हैं रेजोनेंस की तरफ। रेजोनेंस जो है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा होगा। रेजोनेंस में क्या होता है कि जनरली शिफ्टिंग होती है। क्या होती है? शिफ्टिंग होती है। किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। तो इसके लिए एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, इसी से हमने लिया है, और वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या है? और ये फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस भी कभी कभी टर्म इसमें आ जाता है। कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस जनरली ये क्या है? ये है शिफ्टिंग, यानी शिफ्टिंग और मूवमेंट। ठीक है, शिफ्टिंग और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इन ए कंपाउंड। हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, उसमें क्या होता है? शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। एक मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होना, मुंतकिल होना, ये कॉन्जुगेशन कहलाता है। अब देखते हैं कॉन्जुगेशन कैसे होता। आपको सपोज आपको ये कंपाउंड दिया गया, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी ना, देखते हैं। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारे पास, CH2 CH2 CH, और यहाँ पर भी है CH। अब देखो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। अब इसी से, इस स्ट्रक्चर से हम देखते हैं यहाँ पर एक अजीब सा एक और मतलब स्ट्रक्चर। आपसे पूछता हूँ बेटा, आप अभी मुझे बताएंगे इन स्ट्रक्चर्स में फ़र्क क्या है। तो इसने क्या किया? इसने फौरन इस कार्बन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन, जैसे बेंजीन में आपने देखा होगा रिंग में शिफ्टिंग होती है। किसकी शिफ्टिंग होती है? पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर भी सेम वो ही कंडीशन आ रही है। अब देखते हैं पाई बॉन्ड सिस्टम शिफ्टिंग कैसे करता है। भाई इसने गेन किया, फर्ज करो इसने गेन किया, और इसने गेन करने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो इस पर चार्ज क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ये फौरन वो बेंजीन रिंग वाला याद करो जिसमें अटैक ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, और फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन, याद है ना? इसके पास चले गए दोनों इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, इसका हो गया लॉस, इस पे आ गई प्लस चार्ज। इसने फौरन अटैक किया किस पर? इसने अटैक किया इस मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन पर, इसने इसको दे दिया। अब देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है। H2 यहाँ पर आ गई प्लस चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो गई यहाँ पर, इन्होंने आपस में क्या किया? डबल बॉन्ड। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर इस पर चार्ज कौन सी आ गई? देखो ये गेन कर रहा है ना, इस पर चार्ज आ गई नेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन दोनों इसके पास चले गए। भाई इसका लॉस हुआ, इसने फौरन अटैक किया इसके इलेक्ट्रॉन पे, इसने गेन कर लिया पेयर इन दोनों ने। अब मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है? फ़र्क और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड थे, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? शिफ्टिंग का फ़र्क है। तो शिफ्टिंग किस चीज़ की हुई है? यहाँ पर आप देखो पाई बॉन्ड्स की, तो हम कहेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस है, यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शिफ्ट होकर इस कार्बन पर आ गए दोनों। ठीक है, इस कार्बन से शिफ्ट होकर दोनों यहाँ पर आ गए।
तो जहां शिफ्टिंग हो डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड क्यों ना, या फिर इलेक्ट्रॉनों के लोन पेयर की शिफ्टिंग हो, ये कहलाती है रेजोनेंस। अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं सेम है। क्या है? सेम है। लेकिन इनमें स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा देखते हैं। तो अब इनमें हमें अगर ये कंफर्म करना है विच वन इज द स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। यहां पर आपको पता है, थोड़ा सा याद करें, आपको याद भी आ जाएगा, आपने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ा था? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में आप पढ़ चुके हैं कि जब तक किसी भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तब तक वो स्टेबल नहीं होता। अब यहां पर क्या है, जो भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखता है समझो वो स्टेबल, और जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रखता वो समझो क्या है, अनस्टेबल। तो यहां पर हम देखते हैं यहां सारे एटमों का ऑक्टेट ऑलमोस्ट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसका एक पेयर इसका शेयर्ड है ना, 1 2 फिर 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, फिर ये देखो 2 पेयर और ये 3 4, यहां सब के ऑक्टेट पूरे हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्टेबल है। अब आते हैं इसकी तरफ, क्या ये स्टेबल है? भाई देखते हैं, इसका एक लोन पेयर, दूसरा पेयर, 2 ये पेयर हाइड्रोजन के साथ स्टेबल, इसका एक पेयर, ठीक है, 2 पेयर, यहां पर हाइड्रोजन था मैंने वो नहीं लगाया था, वो मैंने लगा दिया, ये लास्ट वाला, ठीक है, 1 2 3 4, 4 पेयर, मन ऑक्टेट पूरा इसका, ये भी स्टेबल, 1 2, और इसका भी देखो ऑक्टेट यहां पर था ना हाइड्रोजन, स्टेबल हो गया। अब इसका देखते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, ये 3 पेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर शॉर्ट है। तो इसमें एक भी एटम अगर किसी कंपाउंड में या आयन में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो समझें पूरे आयन को, पूरे कंपाउंड को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। क्या कर देगा? अनस्टेबल कर देगा। आ जाएगा समझ में? तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है वो क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि वहां हर, नोट करने की बात है, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर किसी का डुप्लेट है तो डुप्लेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट, वो स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होते हैं ना, वो समझे स्टेबल इसलिए होते हैं कि वहां हर एटम का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहां ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है। ये इसी जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें तकरीबन इलेक्ट्रॉनों की तादाद वही है जो इसमें है, बॉन्ड वही है जो इसमें, लेकिन शिफ्टिंग है, किसी एटम ने लूज किया हुआ है, किसी ने गेन किया हुआ है, स्ट्रक्चर दोनों। लेकिन अगर कहा जाए क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? यहां किसी पर भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, लेकिन यहां पर एक पर प्लस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज। याद रखें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जब बनती हैं तो उनमें एक जैसा होना और डिफरेंट होना, ये कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से आ जाता है। तो जहां देखो कि स्ट्रक्चर्स, अब इनको आप कॉन्जुगेटेड मतलब सिस्टम, कॉन्जुगेशन तो कह सकते हैं कि यहां पर हुई है, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है। क्यों? इसमें 2 पाई बॉन्ड थे, चार्ज कोई भी नहीं, यहां पर सबके ऑक्टेट कंप्लीट थे, ये स्टेबल थे, यहां पर कंप्लीट नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो ये चीज यहां पर नोट कर लें, ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है, स्ट्रक्चर चेंज है। किसी भी कार्बन पर प्लस चार्ज है यहां पे नहीं, किसी भी कार्बन पर माइनस चार्ज है नहीं। अगर चार्जेस का भी डिफरेंस आ जाए तो स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगरचे सेम होंगे, हम कहेंगे कॉन्जुगेशन हुई है। क्या हुई है? कॉन्जुगेशन हुई, माने शिफ्टिंग हुई है। जहां शिफ्टिंग हो समझो क्या है, कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन समझ में आ गया, तो इस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप इस सिस्टम को समझें। ठीक है, फर्ज करो आपके पास यहां पर ये एक कंपाउंड आपको मिला है। ठीक है, अब आप इसमें से कह सकते हैं
कि ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाला, क्या यहां कॉन्जुगेशन हो सकती है? ऑफ कोर्स यहां पर कॉन्जुगेशन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अब देखें ये पाई बॉन्ड सिस्टम यहां पर इसके पास आ जाता है, ठीक है, इसके पास आ जाता है, इस कार्बन के पास, इस कार्बन से तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, इस कार्बन से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहां पर ये बन जाएगा, ये देखो लूज कर चुका है, यहाँ पर प्लस इसने गेन कर लिया माइनस, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब देखें ये स्ट्रक्चर क्या एक जैसे हैं? नहीं, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर हुई है कॉन्जुगेशन। क्या हुई है यहाँ पर? कॉन्जुगेशन हुई है, शिफ्टिंग हुई है पाई बॉन्ड की, पाई इलेक्ट्रॉन्स की, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो ये स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं। इसमें से स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला तो स्टेबल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ हर एटम का ऑक्टेट क्या है, पूरा है। लेकिन यहाँ पर दो एटम जो हैं उनके तो ऑक्टेट पूरे हैं, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनमें देखें कि स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। रेजोनेंस हाइब्रिड तो स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो। हाँ, अब आएंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किस तरह होंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको कहा गया CH3 एसिटिक एसिड है। क्या है ये? एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब ये एसिटिक एसिड का नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल हैं। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसके मुकाबले में यहां पर कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन, तो ये शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ। यहां पर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन वीक है ना, इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है। अब देखो नया स्ट्रक्चर बना, भाई इसने लोन पेयर गेन कर लिया, पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, दोनों चार्ज कौन सी आ गई, नेगेटिव। इसने लूज कर दिया, चार्ज कौन सी आ गई, पॉजिटिव। इसको इलेक्ट्रॉन मिले, किसको मिले, इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इसने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब यहां पर इन्होंने क्या किया, ये प्रोटॉन चला गया, ठीक है, इसको मिले थे नेगेटिव हुआ था, इसको दे दिया पॉजिटिव हो गया। देखो ना, इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत थी, इसके इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, इसने इसको दे दिया, आपस में क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब मुझे आप ये बताएं, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं? सेम नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। क्या हैं ये? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों बने हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? हम कहेंगे यहां पर क्या हुई है, कॉन्जुगेशन हुई, ड्यू टू कॉन्जुगेशन ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई ना, जहां देखो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं या लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कभी कभी शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन का अमल हो रहा है। अब समझो ये इसमें रेजोनेंस तो हो गया, लेकिन ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक जैसे नहीं हैं। यहाँ पर रेजोनेंस तो हो गया, शिफ्टिंग तो हो गई, लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बने। ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या बन गए, ऑपोजिट हो गए। चले, अब ये प्रोटॉन चला गया। अब आते हैं इसी में हम किसकी तरफ, अब कार्बोजाइलेट आयन लेते हैं, CH3 अभी जो बना है, देखो यहां पर ये ऑक्सीजन और इस पर चार्ज है नेगेटिव। ये एसिड होते हैं ना, एसिड क्या रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करता है प्रोटॉन। भाई इसने प्रोटॉन दे दिया, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सी आ गई, नेगेटिव। चलो नेगेटिव चार्ज दे दी। अब क्या होगा, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। भाई ये गेन करेगा, ठीक है ना, इसके पास ऑलरेडी तो दो लोन पेयर हैं, ये गेन करेगा।
और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये प्लस में हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो हुई, शिफ्टिंग तो हो गई, ठीक है, लेकिन साथ में क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। और नेगेटिव क्यों हुआ कि उसके पास एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा, ये पाई वाला, इसने इसको दे दिया, इसकी प्लस चार्ज खत्म। अब मुझे ये बताएं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में यकसानियत है या नहीं? भाई देखते हैं, CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, कार्बोनाइल इसमें भी है, कार्बोनाइल इसमें भी है। अगरचे ये नीचे है, पहले यहाँ ऊपर था, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे, लेकिन है तो सही ना, माना सेम। ऑक्सीजन नेगेटिव है इसमें, इसमें भी क्या है, नेगेटिव है। अगरचे यहाँ पर नीचे था, ये अब ऊपर चला गया। मीन्स ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये किस वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने हैं, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन समझ में आ रहा है ना, शिफ्टिंग हो रही है, क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो गई। किसकी शिफ्टिंग हुई है, पाई सिस्टम की, लोन पेयर के सिस्टम की, तो कॉन्जुगेशन हुई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन गए, और ये कहां से बनते चले, अब ये बन गए, अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो समझें, एसिटिक एसिड जो है या एसिड जो है, इसके जब प्रोटॉन ये रिलीज करेगा, प्रोटॉन रिलीज करने के बाद ये कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकता है, ये सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? प्रोटॉन रिलीज करने के बाद ये स्टेबल हो सकता है एक मतलब स्ट्रक्चर के बाद, इसमें सिर्फ एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ये अपना स्टेबल, ये देखो ना, ये स्टेबल है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी, यानी प्रोटॉन रिलीज करने के बाद इसका स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही बन सकता है। एक रेजोनेंस शिफ्टिंग करने के बाद ये स्टेबल स्ट्रक्चर में आ जाता है। जहां स्टेबल में आ जाएगा ना, प्रोटॉन रिलीज करने के बाद शिफ्टिंग रेजोनेंस बनाएगा, कॉन्जुगेशन करने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबल स्ट्रक्चर। तो ये एक ही मतलब कॉन्जुगेशन स्टेप के बाद स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेता है। मीन्स अब ये समझो, ये एसिटिक एसिड जो है एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकता है, स्टेबल हो गया। यहां पर आखिर ये शिफ्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स की कहां से हुई, ये अब क्वेश्चन। आप कभी कभी सवाल पूछते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, शिफ्टिंग हुई, पाई इलेक्ट्रॉन्स की हुई, लोन पेयर्स की। अब यहाँ जो बच्चे ज्यादा डीपली थॉरोली पढ़ते हैं वो कहेंगे ठीक है, स्ट्रक्चर तो सेम है, ये यहाँ पे चला गया, वो वहां पे, क्यों जाते हैं, क्या चीज है जो इनको शिफ्ट करती रहती है, क्या अपने आप ये शिफ्ट होते हैं? नहीं, अपने आप नहीं होते। ये असल में एक एनर्जी होती है जिसको जनरली आप एनर्जी ऑफ रिएक्शन या इसको ड्राइविंग फोर्स भी कह सकते हो। क्या कर सकते हो? ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स होती है जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करती है। क्या करती है? शिफ्टिंग। इनको एनर्जी चाहिए, इस एनर्जी को ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, जो शिफ्टिंग करती है इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। और ये इनको कहां से मिलती है? ये मिलती है थ्रू रिएक्शन, रिएक्शन के जरिए मिलती है एनर्जी, ये फोर्स इनको मिलती है, ये ड्राइविंग फोर्स होती है, ये शिफ्टिंग कराती है। ड्राइविंग फोर्स है, मौजूद है, एनर्जी मौजूद है, तो ये शिफ्टिंग होती रहेगी। ड्राइविंग फोर्स नहीं है ना, फिर शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थ्रू ड्राइविंग फोर्स, थ्रू एनर्जी सप्लाइड थ्रू रिएक्शन ये मिलती है, तो ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते रहते हैं? शिफ्ट करते रहते हैं, तो कॉन्जुगेशन होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये हैं सेम स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों
रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। अब कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद ये स्टेबल हो गया, जैसे था प्रोटॉन रिलीज किया उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए, लेकिन एक ही स्ट्रक्चर में ये स्टेबलाइज हो गया, एक स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज हो गया। अब ये याद रखना, एसिटिक एसिड एक ही मतलब कॉन्जुगेशन स्टेप करता है, एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाता है और स्टेबल हो जाता है। अब हम आते हैं फिनोल की तरफ। फिनोल की तरफ, फिनोल को भी आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये एसिड है। क्या है ये? एसिड है। अब फिनोल एसिड है तो कैसे होगा? चले भाई देखते हैं। भाई फिनोल का पहले तो बताएं कि एसिड बनेगा कैसे। भाई प्रोटॉन प्रोड्यूसर है, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये नोट कर लो, ठीक है। फिनोल जो है ये क्या है? ये प्रोटॉन प्रोड्यूसर है। भाई इसने प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन दे दिया और क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया। किससे ले लिया? हाइड्रोजन से। पहले ये फिनोल था। क्या था ये? फिनोल था। अब ये प्रोटॉन रिलीज कर चुका है, एसिड बन चुका है क्योंकि प्रोटॉन रिलीज कर दिया इसने। अब ये आयन जो है इसको आप कहेंगे फेनॉक्साइड आयन। क्या कहेंगे इसको? फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये बन गया फेनॉक्साइड आयन। अब देखते हैं कि फेनॉक्साइड आयन कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकता है। कितने बना सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स? कितने स्ट्रक्चर्स के बाद ये स्टेबल होगा? आया स्टेबल स्ट्रक्चर में सेम में कब आएगा? कितने रेजोनेंस के बाद? जैसे आपने एसिटिक एसिड को देखा ना, उसने तो बनाया ही एक, आगे वो बना ही नहीं सकता था। आप भले बना के देखें, शिफ्टिंग करके देखें पाई इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं होगी। इसमें हो सकती है शिफ्टिंग, देखो ना इतना कॉन्जुगेशन। ये देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना इसके अंदर, बिल्कुल है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। याद करें अभी मैंने आपको बताया अल्टरनेट पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड वाला। तो अब देखते हैं फेनॉक्साइड आयन जो है ये दोबारा अब स्टेबल फॉर्म में तो है, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। अब देखते हैं कि फेनॉक्साइड आयन जो है प्रोटॉन रिलीज करने के बाद कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकता है और कितने के बाद ये स्टेबल होगा। हम देखते हैं इस तरीके से। तो यहां पर हम देखते हैं पाई बॉन्ड सिस्टम। चले भाई पाई बॉन्ड सिस्टम हम यहां पर यूं बना देते हैं। ये हमने पाई बॉन्ड सिस्टम बना दिया। अब ये पाई बॉन्ड सिस्टम में क्या हुआ कि इस कार्बन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसने लूज किया। तो हुआ ये कि ये लोन पेयर यहां पर आ गया, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया, ये शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब देखते हैं, ये आप एक दो दफा देखोगे ना तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा कि पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट। एकदम हो सकता है आपको समझ में ना आए। भाई इसके इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन के पास, इसको चार्ज दे दिया आपने माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, इस पर आ गई प्लस चार्ज। इसने फौरन अटैक किया ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, तो लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन ने दे दिए, ठीक है। बाकी कितने, एक तो चला गया ना, शेयर्ड में आ गया, बाकी दो पेयर बच गए। चार्ज कौन सी आ गई ऑक्सीजन पर? प्लस, लूज कर चुका है, यहां पर आ गया, इसका तो पेयर यहां चला गया ना। अब देखते हैं आगे। इतना आसान है, अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स शिफ्टिंग समझ में आ गई ना, ये गेम। और फिर आप एसिडिक कैरेक्टर भी रेजोनेंस से ही आप बता सकते हो, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर भी इसी से बता सकते हो। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको समझ लो, चीजें फिर सिर्फ फैक्टर पढ़ते जाओ, समझ में आ जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों क्या होता है अब आगे। अब जैसे यहां पर पाई बॉन्ड सिस्टम बेंजीन का वाइब्रेट करता है ना, तो वाइब्रेशन चल रही है, खत्म नहीं हुई। ये भाई यहां पर चला गया, ये पाई बॉन्ड सिस्टम सारे का सारा इसने यहां पर इसने गेन कर लिया, और ये पाई बॉन्ड सिस्टम आ गया यहां पर। अभी देखो ये ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस चार्ज है इस पर, लोन पेयर्स दोनों हैं, और अब के बार पाई बॉन्ड सिस्टम क्या हुआ? शिफ्ट हो गया, यहां पर आ गई
नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चले गए ना इसके पास माइनस, ये इन्होंने शेयर कर लिया, प्लस था ना, यहां पर पाई बॉन्ड सिस्टम बन गया। ठीक है, कोई और चेंज यहां पर नहीं है। अब आगे जाते हैं, अब देखते हैं भाई ये पाई बॉन्ड सिस्टम यहां पर जो है ये फौरन अब के बार यहां शिफ्ट होगा और ये यहां पर इसके पास शिफ्ट होगा। देखते हैं भाई यहां पर क्या बनता है। ऑक्सीजन सेम प्लस में, यहां पर डबल बॉन्ड चलता आ रहा है, ये रखना है क्योंकि बना हुआ ना, तभी तो प्लस में आया है, तो जहां ना हो ये वाला। ठीक है, अब ये आपने बना दिया, तो हमने जैसे ये बना दिया, ये ऑक्सीजन कर आ गया और ये शिफ्ट हो गया यहां पर, इन दोनों ने कर लिया पाई बॉन्ड, ये देखो ना यहां बना रहा है, इन्होंने बना लिया। अब के बार इनके इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके पास नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब फाइनल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, अब कोई अब पाई बॉन्ड ये बचा ना, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, ऑक्सीजन को, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। देखते हैं फाइनल स्ट्रक्चर। भाई दोबारा कहां पर आप पहुंच गए, आप दोबारा पहुंच गए फेनॉक्साइड के नेगेटिव आयन पर। ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन को पेयर मिल गया। ठीक है, ये बॉन्ड यहां पर पाई बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, अब ये बताओ कि इन स्ट्रक्चर्स में देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर आपने लिया ये वाला नेगेटिव वाला, ठीक है, और ये लास्ट स्ट्रक्चर लिया आपने, बीच में कितने बने हम देखते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब देखें, जब तक ये कहीं पर भी प्लस चार्ज चल रही है, जब वो ये तीनों स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए क्या ये स्टेबल हैं, आप कहेंगे नहीं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है क्योंकि प्लस चार्ज है ना, 1 2, ये 2 तो बना रहा है ना, लेकिन ये प्लस में है, 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका है। ठीक है ना, ऑक्टेट इसका स्टेबल नहीं है, जब तक प्लस चार्ज ऑक्टेट नहीं है, तो ये अनस्टेबल है तो सही लेकिन अनस्टेबल है। कॉन्जुगेशन चल रही है, शिफ्टिंग चल रही है। अब इस ऑक्सीजन को स्टेबल करना है, भाई इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है ना, पेयर, एक इलेक्ट्रॉन लूज है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, 1 2, देखो ये अगरचे इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है लेकिन प्लस चार्ज, तो अनस्टेबल, प्लस ना हो, प्लस हो गया ऑक्टेट इनकम्प्लीट काउंट होगा, भले बॉन्ड 4 क्यों ना बने। तो अब इसने यहां पर देखो ये स्टेबल हो चुका है, कोई भी कार्बन है, ऑक्टेट किसी का भी बताओ इनकम्प्लीट है, यहां पर किसी का भी इनकम्प्लीट नहीं है, किसी पर भी प्लस चार्ज अगर एक एटम पर भी है तो समझे वो अनस्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो ये स्टेबल हो गया। अब ये बताएं कि फर्स्ट और 5 के दरमियान उसने कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए, अगर अनस्टेबल थे, आपस में ये आपस में सेम है, ये आपस में सेम है, लेकिन फर्स्ट से और लास्ट से नहीं मिलते क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में प्लस चार्ज नहीं है, इनमें प्लस चार्ज है, ये सेम। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो सकता है 2-3 आपस में सेम मिलते हो, 2-3 एक आपस में सेम मिलते हो। तो इसका मतलब है कि जो फिनोल है, फिनोल अपने आप को स्टेबल करता है कितने स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद, इसकी स्टेबिलिटी यानी फाइनल फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर के बीच में 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर बनने के बाद अपने दोबारा एक्चुअल स्टेबल फॉर्म में आता है। कितने स्ट्रक्चर के बाद, 3 के बाद। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 5 स्ट्रक्चर के बाद ये स्टेबलाइज हो गया, फर्स्ट और फिफ्थ 5 स्ट्रक्चर बनाता है जहां वो स्टेबल हो जाता है। जबकि हमने एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड को याद करो, एसिटिक एसिड फिगर आ रही है आपके पास जी, तो एसिटिक एसिड प्रोटॉन रिलीज करने के बाद, ये बहुत काम का पॉइंट है, अब हम असल काम के पॉइंट की तरफ पहुंचे। एसीटेटाइन प्रोटॉन रिलीज कर दिया,
तो ये कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बाद स्टेबल स्ट्रक्चर में आ जाएगा? देखो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि CH3 कार्बोनिल ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड, सेम स्ट्रक्चर बन गए भाई। स्ट्रक्चर ही दो, कितने स्ट्रक्चर? दो। यहाँ पर कितने बने? 5। ये फर्स्ट से सेकंड स्ट्रक्चर में आया, स्टेबल हो गया। फर्स्ट में स्टेबल था, लास्ट में भी स्टेबल। बीच में कोई अनस्टेबल इसका बन रहा है? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। बना के देखें, किसी की भी आप बना के, क्योंकि यहाँ तो शेयर्ड पेयर की शिफ्टिंग तो नहीं होगी, लोन पेयर होता तब हो सकता था। तो यहाँ दो स्ट्रक्चर्स बने टोटल और दोनों स्टेबल बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर से स्टेबल हो जाता है, दो स्ट्रक्चर स्टेबल करते हैं। यहाँ 5 स्ट्रक्चर्स हैं, समझें। ओवरऑल ये 4 स्ट्रक्चर, बीच में 3 स्ट्रक्चर और बनाता है अनस्टेबल। तो जितना कोई भी, अब आप ये जानना चाहते हैं इसका मेरा मकसद क्या था, ये मिसाल लिखने का, ये एग्जाम्पल लिखने का और ये एग्जाम्पल लिखने का। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तो आपको समझ में आ गए। अब आपको ये समझना है कि हम फिनोल और कार्बोजाइलिक एसिड्स, इसमें से हम कहते हैं कि जो कार्बोजाइलिक एसिड्स हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। फिनोल्स को हम क्या कहते हैं? वीक एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोल्स को वीक एसिड्स कहते हैं। क्यों वीक एसिड्स कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्जुगेशन हुई है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने, उसमें 3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्ट्रक्चर्स हैं। और 3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले स्ट्रक्चर्स जो हैं ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल, ठीक है। और ये 3 मतलब ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद ये क्या हुआ है? ये स्टेबलाइज हुआ है। तो जो भी कंपाउंड या उसका एसिड का नेगेटिव आइन, एसिड का नेगेटिव आइन ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद, ज्यादा कॉन्जुगेशन करने के बाद अपनी एक्चुअल स्टेबल स्ट्रक्चर में शिफ्ट होता है, वो वीक एसिड होगा। और जो एसिड का नेगेटिव आइन क्या करेगा? कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बाद अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगा, स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, स्टेबल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो समझ लो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब आपसे रीजन अगर पूछा जाए कि वाई कार्बोजाइलिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज कंपेयर टू फिनोल्स, यहां पे लिखोगे ड्यू टू, यानी सबब क्या है? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जब तक वो स्टेबल अपनी एक्चुअल फॉर्म में नहीं आता तब तक स्ट्रक्चर बनाओ, लेस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये क्यों वीक एसिड है? ड्यू टू मोर रेजोनेंस। जब तक अपने स्टेबल फॉर्म में नहीं आता, स्टेबल स्ट्रक्चर में नहीं आता, ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो समझो ये क्या हो जाएगा? वीक एसिड हो जाएगा। आ जाएगी बात समझ में? तो ये था बच्चों, अब आप कार्बोजाइलिक एसिड्स और फिनोल्स की एसिडिक कैरेक्टर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जहां भी कार्बोजाइलिक एसिड्स हों या फिनोल्स के एसिड्स हों, आप देखना चाहते हो कि इनमें से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पहला उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओ। ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने, ज्यादा कॉन्जुगेशन हो, तो समझ लो लेस एसिडिक। कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाता है, कम कॉन्जुगेशन करता है, शिफ्टिंग कम है, थोड़ा बहुत 1-2 स्ट्रक्चर से बन रहे हैं, तो समझो ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये है बच्चों हमारा आज का फिनोल्स का टॉपिक। तो फिनोल्स के टॉपिक तक ये आपने इसको अलग से स्टडी करना है। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए होगा ईथर्स के बारे में, कि ईथर्स क्या हैं, ईथर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं,
ईथर्स के रिएक्शंस क्या होंगे। छोटा सा टॉपिक है इस ईथर्स का, कोई इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत अहम था, इसमें से क्वेश्चन आ सकते थे, बच्चे अक्सर सवालात भी पूछते हैं। तो अब नेक्स्ट ईथर्स का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।